वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करूंगा जिन्हें आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आप इस वीडियो में अपने आप को चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपकी अभी तक कैसी तैयारी है। आपके सामने यहाँ पर सभी प्रश्न रहेंगे, मैं उनको पढ़ूँगा और साथ में आप सोचिए कि सही उत्तर क्या हो सकता है और मैं भी सही उत्तर को डिफाइन करूंगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया है स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। ऑप्शन कॉपर, लेड, कैडमियम या फिर मरकरी। आप बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड, लेड, जिसको हम सीसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीसा। आपने पढ़ा होगा जो स्वचालित वाहन होते हैं उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में सीसा का प्रयोग किया जाता है और इसकी वजह से जो समस्याएं होती हैं वह केंद्रीय तंत्र में समस्याएं होती हैं, ब्रेन में समस्याएं होती हैं और डाइजेशन सिस्टम में भी समस्याएं होती हैं। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन सेकंड, लेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा अर्थात लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं ये बताना है। बोला गया है कि जो लेड होता है वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली श्वास के द्वारा और खाने से पहुंचता है जो कि हानिकारक होता है। जो पेट्रोल में शीशे का योग करते थे उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद सीसा विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है प्रगलन इकाइयाँ, इसके बाद पेन और पेंसिल, इसके बाद पेंट और इसके बाद केश तेल एवं प्रसाधन सामग्रियाँ, और बाद में यहाँ पर सही कूट का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पहले पर बोला गया था प्रगलन इकाइयाँ, ये वाला ऑप्शन सही है और इसके बाद पेंट ये वाला सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों पॉइंट सही हैं। तो आप देखेंगे जो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। जो प्रगलन इकाइयाँ होती हैं, प्रगलन इकाइयों से भी सीसा की विषाक्तता उत्पन्न होती है और जो पेंट होता है घरों में हम पुताई के लिए जिसे यूज करते हैं उसमें भी शीशे की असुरक्षित मात्रा हो सकती है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें शीशे विषाक्तता के चांस होते हैं। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित लिखा हुआ है यानी मैचिंग, सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिया गया है प्रदूषक और दूसरी तरफ दिया गया है होने वाली बीमारी। परीक्षा में भी आपको ऐसा ही प्रश्न दिया जाएगा और बाद में आपके सामने कुछ ऑप्शन रखे जाएंगे। तो अभी केवल यहाँ पर मैचिंग करके बताना है कि कौन कौन सा सही मैच नहीं है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। देखते हैं जो फर्स्ट लिखा है पारा, जिसका संबंध बताया गया है मिनीमाटा बीमारी से। तो आपको याद होगा पहले जब मैं इसके बारे में डिफ़ाइन किया था तब मैंने बताया था कि पारे की वजह से मिनीमाटा बीमारी होती है, तो ये सही है। इसके बाद कैडमियम, कैडमियम की वजह से इटाई बीमारी होती है, यह भी सही है। यहाँ पर भी इटाई लिखा हुआ है। और इसके बाद नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन की वजह से भी ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इसके बारे में भी मैं अभी डिफ़ाइन किया था कुछ ही दिन पहले। तो ये तीनों सही है। इसके बाद लिखा है फ्लोराइड आयन, इससे कहा अपच। तो ध्यान रखिए फ्लोराइड आयन की वजह से अपच नहीं होता है। फ्लोराइड आयन की अधिकता से क्या होता है, दांतों में बीमारी हो जाती है जिसको हम फ्लोरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरोसिस। और इस बीमारी में क्या होता है, जो दांतों का बाहरी आवरण होता है, एनिमल होता है, वह बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये वाला लास्ट फ्लोराइड आयन ये वाला सही मैच नहीं था।
तो इस तरह से अगर कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको अपना सही उत्तर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, इसमें कहा गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैसे यहाँ पर पहले बोला गया है लिपस्टिक और इसके सामने रखा गया है शीशे को, शीतल पेय इसके सामने रखा गया है ब्रोमिनित वनस्पति तेल को, और तीसरा इसके सामने रखा गया है मोनोसोडियम ग्लूटामेट को। तो ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सॉरी अगेन, यहाँ पर सुमेलित होगा, सुमेलित। तो बताना है कौन कौन सा सही मैच है, ये बताना है। केवल एक, या फिर केवल 2 और 3, या फिर केवल 1 और 3, या फिर 1, 2, 3 सभी सही सुमेलित हैं। तो अगर आप जानते हैं कि सही उत्तर क्या है तो कमेंट करें। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन 4 1, 2, 3। ये सही क्यों है? क्योंकि जो लिपस्टिक यूज की जाती है उसमें शीशे की मात्रा होती है। इसमें होता क्या है, जितनी सस्ती रेट की लिपस्टिक आती है उसमें शीशे की मात्रा अधिक होती है और वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और दूसरा है शीतल पेय, शीतल पेय में ब्रोमिनित वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है, तो ये वाला भी सही है। और तीसरा चाइनीज़ फास्ट फूड, तो ध्यान रखिए कि जो चाइनीज़ फास्ट फूड होता है उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किया जाता है ताकि जो चाइनीज़ फास्ट फूड है उसमें टेस्ट को बढ़ाया जा सके। तो ये तीनों सही हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि ये तीनों मैचिंग सही हैं। आप ऑप्शन 4 को सही करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 4th। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इसमें बोला गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपकी परीक्षा में इस तरह से मैचिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन दी जाएंगे जहां पर बताना होगा कि कौन कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपके सामने केवल यहां पर मैचिंग प्रेजेंट किया हूं, ऑप्शन को प्रेजेंट नहीं किया हूं। तो मैचिंग को देखकर ही समझना है कि कौन कौन से सही मैच हैं। आप सोचिए और बताइए कि इसमें से कौन कौन से सही मैच हो सकते हैं। तो देखिए सूची 1 में जैसे लिखा है एस्बेस्टस और दूसरा लिखा है मस्तिष्क, तो यहाँ पर यानी 1 में जो बताए गए हैं पॉल्यूटेंट्स कह सकते हैं और ये किसको प्रभावित करते हैं। इनमें से सही मैचिंग किसका है? तो जो एस्बेस्टस होता है यानी जो एस्बेस्टस धूल होती है वो क्या करती है? वो फेफड़ों को प्रभावित करती है, तो इसका मैचिंग किससे होगा? फेफड़े से। और इसके बाद जो शीशा होता है, शीशा किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को करता है। और जो पारा होता है वो किसको प्रभावित करता है? उदर को प्रभावित करता है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसकी वजह से जो रक्त धाराएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं। तो जैसे कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो मैं पहले ही आपको कई बार बता चुका हूं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जब ये हमारे श्वास के माध्यम से अंदर पहुंचता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बोक्सो हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड स्ट्रीम होती है उसमें रुकावट उत्पन्न होती है। और जो एस्बेस्टस है ये कैसा होता है? जहरीला पदार्थ होता है और इसकी जो धूल होती है ये जब अंदर फेफड़े में पहुंचते हैं तो उसकी वजह से फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। और जैसे शीशा के बारे में क्या है? मस्तिष्क यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको नुकसान पहुंचाता है, ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। और जो पारा होता है इसकी विषाक्तता से क्या होता है? उदर संबंधी समस्याएं होती हैं। तो इस तरह से आपको इस मैचिंग को याद रखना है। आपके एग्जाम में भी इस तरह से किसी और चीज़ को रखकर भी इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th। इसमें कहा गया है प्रदूषक को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। यानी एक तरफ प्रदूषक दिए गए हैं और दूसरे उसके प्रभाव दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी मैचिंग करने जैसा है और आपके एग्जाम में भी इसको पूछा जाएगा कुछ ऑप्शन देकर, कुछ कूट देकर। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कौन सा किससे मैच होगा। जैसे पहले लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ध्यान रखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो क्या करता है? वो किससे संबंधित होता है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो आपके कोशिकीय श्वसन में रुकावट करता है। जैसे मैंने भी बोला था, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होता है उसका प्रवाह पूरे बॉडी में नहीं हो पाता है, जिससे कोशिकीय यानी सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होता है, उसमें रुकावट आती है।
और इसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ये मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं, और जो धूल के कण होते हैं ये श्वास संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो स्वास्थ्य लिखा है इसकी जगह पे श्वास होगा, श्वास। तो जो धूल के कण होते हैं ये श्वास संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं, और जो शीशा होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो ये सभी सही मैच हैं जो आमने सामने लिखे हुए हैं। तो ऐसे ही इनको और कुछ चेंज करके भी पूछा जा सकता है। सो कीप इन माइंड द एक्यूरेट पॉइंट कि कौन सा प्रदूषक क्या प्रभाव डालता है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। बताना है कौन कौन से ऐसे प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। तो पहला बोला गया है सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर कूट दिए गए हैं ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर जितने भी ये सब पॉइंट दिए गए हैं ये सभी इस्पात उद्योग द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4, ये सभी सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या फिर 5 माइक्रोन से कम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी 5 माइक्रोन से कम। देखिए पहले तो ये समझें सूक्ष्म श्वसनीय कण वो होते हैं जो कम से कम इतने छोटे हों कि श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश कर सकें, और जो 5 माइक्रोन से छोटे कण होते हैं वो हवा में तैरते हुए क्या होते हैं नासिका झिल्ली द्वारा रोके नहीं जा सकते, और वो क्या होते हैं अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके द्वारा फेफड़ों में कई बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर बनेगा कौन सा, ऑप्शन डी 5 माइक्रोन से कम। अगर उनका साइज 5 माइक्रोन से कम है तब वो क्या होते हैं अंदर पहुँच जाते हैं। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा गया है विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है क्यों। यानी आजकल बहुत सारी चीज़ों को उत्पादित किया जाता है और उनके द्वारा कुछ ऐसे केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से कुछ छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स भी उत्पन्न होते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर चिंता क्यों है ये बताना है। तो जैसे यहाँ पर पहले ही बात कही गई है वे, यहाँ पर वे लिखा हुआ है, वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बोला गया है वे खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट हो सकते हैं, और इसके बाद कहा गया है वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए जो नैनो कण होते हैं, नैनो कण उत्सर्जित होने पर जल, मृदा और वायु संदूषित होने के पूरे चांस रहते हैं। तो ये वाला पॉइंट सही है, फर्स्ट वाला पॉइंट सही है। दूसरा, इसकी वजह से एनवायरनमेंट में जो फूड चेन होती है उसके अंतर्गत अगर जीवाणुओं द्वारा इन नैनो पार्टिकल्स को ले लिए जाए या ग्रहण कर लिया जाए वह पूरी फूड चेन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, अर्थात सेकंड पॉइंट भी सही है। और इसके बाद वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचन कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। जिंक ऑक्साइड तथा टाइटेनियम ऑक्साइड के जो नैनो कण होते हैं वो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कुछ मुक्त मूलक उत्पन्न करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिए गए हैं तीनों ये तीनों सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैविकीय रूप से अपघटित होता है। देखिए जैविकीय रूप से अपघटित होने का मतलब है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके द्वारा चीज़ों का अपघटन होना। तो बताना है कौन सा सही है।
एस्बेस्टॉस, डीडीटी, प्लास्टिक, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिनका जैविकीय रूप से अपघटन नहीं होता है। तो यहाँ पर मल एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बायोलॉजिकल रूप से यानी प्राकृतिक रूप से इसका अपघटन होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। आप मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए।